नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं कि संगठन से सधेगी सत्ता। कल हमने बात की थी कि जमीन से सधेगी जनता, क्योंकि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10,000 से अधिक भूखंड गरीबों को बांटने की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन अब नीचे तक जाकर अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेगा, फीडबैक लेगा, ताकि पता चले कि इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में किसको टिकट दिया जाए, संगठन में किसको और महत्वपूर्ण कामकाज दिया जाए, और सरकार में कुछ तैयारी होती है बदलाव की तो कितने लोगों को मंत्री बनाया जाए, क्या किया जाए। जो भी कुछ बातचीत होगी उस पर फीडबैक के लिए ये बड़ा काम है। मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रामशंकर कठेरिया भी दौरे पर हैं। बी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जबलपुर नरसिंहपुर के दौरे पर हैं। और ये सारे दौरे बताते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा अब पूरे इलेक्शन के मोड पर है। अभी तक शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन अब संगठन भी पूरी तैयारी पर आ गया है। तो कह सकते हैं कि संगठन का मेगा प्लान 23 की तैयारी, 2023 की चर्चा करेंगे। इस पर स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। इसके बाद स्काइप पे हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल रमेश शर्मा जी और सुरेश शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेश जी आपसे। दरअसल मीडिया में बहुत सारी बातें होती हैं कि मास्टर स्ट्रोक, मेगा प्लान, सधेगी सत्ता और संगठन, ये सब जनता तक अपनी बात पहुंचाने के ये संवाद के अपने अपने जुमले हो सकते हैं, डायलॉग हो सकते हैं, शीर्षक हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, अभी तक आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा सत्र के समापन के दिन तत्काल विधायकों के साथ बातचीत की थी, और वो 1-to-1 बातचीत बताते हैं कि जो फीडबैक आया था सर्वे का, उन्होंने वो विधायकों से शेयर किया था। अब संगठन के भी जो दिग्गज नेता हैं वो जा रहे हैं संभागीय स्तर पर बातचीत करने लगातार। प्रभारी मुरलीधर राव, सह संगठन प्रभारी की बात करें तो कठेरिया जी जा रहे हैं, विशुदत्त शर्मा लगातार दौरे पर हैं, हितानंद शर्मा मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री दौरे पर हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस क्या भाजपा को सच में इतना संजीदा बताती है, या वो सिर्फ संजीदा होने की प्रैक्टिस कर रही है? आपकी राय। दो बातें बहुत साफ हैं राघवेंद्र जी। जी। पहली तो ये कि मीडिया की दृष्टि से हम लोग ये निकालते हैं इस पर कि भाई भाजपा वाले बहुत भयभीत हैं और वो चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जिस तरह का गच्चा उनको लगा था उसको वो इस बार किसी प्रकार का जोखिम नहीं रखना चाहते, और एक के बाद एक सारे कार्यक्रमों इनने शुरू कर रखे हैं। एक तो ये पक्ष हमारे सबके ध्यान में आता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि चूंकि इतने नेता, इतने संगठन के लोग मध्य प्रदेश पर केंद्रित हो गए, इसलिए मध्य प्रदेश में नीचे तक जाकर के भी वस्तु स्थिति को समझा जाना चाहिए। क्योंकि दो इसमें से पहलू निकल के आते हैं। पहला पहलू अब ये निकल के आता है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार एक पद पर विराजमान है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री के प्रति ही एंटी इनकम्बेंसी है। और दूसरा ये कि संगठन में जो और लोग मुख्य विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उनके बारे में फीडबैक क्या है। तो मुख्यमंत्री का फीडबैक तो आपको जिस तरीके से चावल का, अंडिया का चावल एक देख लो तो समझ में आ जाता है, लेकिन इसी प्रकार से विधायक के लिए अलग अलग जो हंडियां हैं 320, उनके ऊपर जाकर के जांच परख करना पड़ रही है। और मुझे लगता है ये सारे लोगों को, जो बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में विराजमान है, इन सबको काम बांट दिया और आप जाइए और देख के आइए, और ग्राउंड पर जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी है उसका जो है जानकारी लीजिए। एक बात इसके साथ ये भी हम लोग सब जो विचार करते हैं, समीक्षा करते हैं, वो ये भी समझते हैं कि एक बड़ा समूह कांग्रेस से बीजेपी में आया है। अब वो दूध और शक्कर की तरह मिला है, या दूध में दही डल गया है, और जिससे जो मूल दूध था उसने भी अपने चरित्र को खो दिया है। इन सारी बातों का ध्यान भी जो है भाजपा का जो नेतृत्व है, और जो मूलतः संगठन, संघ के लोग जो आए हुए हैं संगठन मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं, वो ये सब देख रहे हैं। और एक और जो बड़ी बात है, वो चूंकि हम भाजपा के संबंध में बात कर रहे हैं, इसलिए एक बात बड़ी जो है वो ये है कि मैं पिछले कुछ वर्षों से एक बात को वॉच कर रहा हूं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है,
वो समग्र सरकार के प्रति होती है, लेकिन लाके चुनाव के समय उन पे विधायकों पर पटक दी जाती है कि विधायक के खिलाफ नाराजगी है। विधायक करता क्या है बेचारा, 5 साल तक वो अपनी फाइलें लेकर के मंत्री और मुख्यमंत्री तक जाता है, उसका काम नहीं करते हैं, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्री और मुख्यमंत्री की है। अब अंत में आप विधायक पर लाकर के एंटी इनकम्बेंसी का हंडिया फोड़ देते हो, भांडा फोड़ देते हो, और सारी स्थिति में आप पाक साफ बच के निकल जाते हो, चाहे वो संगठन का नेतृत्व करने वाले हो, चाहे सरकार का नेतृत्व करने वाले हो। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी को जो डाइवर्ट करने की एक पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में मैं लंबे समय से देख रहा हूं, वो बहुत गंभीर है, और उसके कारण विधायकों के तो टिकट काट दिए जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मंत्री हारते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं मुख्यमंत्री हारते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के कारण भी हारते हैं, क्योंकि 18-20 साल का मुख्यमंत्री कोई भी हो, मैं नीतीश कुमार को देख लीजिए और नीचे और किसी को देख लीजिए, इन सारे लोगों के प्रति, क्योंकि इनके अच्छे कामों की गिनती भी होती है, तो इनके द्वारा जो थोड़ा बहुत टिप्पणी की जाती है या उनके बारे में जो बातें चलती हैं, उसका भी सीधा असर होता है। इसलिए ये कहना कि केवल विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी है, नहीं, बड़ी तौर पर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, और उसको भी अभी कैसे कम किया जा सकता है उस पर विचार हो रहा है। मुझे लगता है ये पूरी टीम वही काम कर रही है। बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर इसमें जोड़ूंगा कि उदाहरण आपने बताया, नीतीश कुमार के भी बताए, एक और है नवीन पटनायक हैं मुख्यमंत्री के तौर पर किया था उनका, क्योंकि वो वन मैन शो है वो। हाँ, तो दूसरा ये कि अच्छा ही अच्छा करेंगे, दूसरा ये कि नेगेटिव कोई निकाल ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी खुद रहे 15 साल, अब तो प्रधानमंत्री भी हैं, तो दो तीन चीज़ें, लेकिन हम इस पर भी फोकस करेंगे कि सारा मामला सरकार का भी है और संगठन का भी है और विधायकों का भी माना, क्योंकि विधायकों का निजी जो व्यवहार है, कई बार आपको याद होगा कि लोग कहते हैं कि गुड़ भले ही ना दो, गुड़ जैसी बात करके विदा कर दो। तो राजनीति के लोग तो इसमें सुरेश जी बहुत चतुर होते हैं, वो बिना दूध के 6 महीने किसी को भी पाल सकते हैं कि तुम्हारा काम कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सबसे चतुर वो राजनीतिक होता है जो जिंदगी भर किसी को ठग सके। रमेश जी शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे, जब मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, और उस समय अर्जुन सिंह केंद्र में मंत्री होते थे, बाद में उन्होंने तिवारी कांग्रेस भी बनाई थी, तब उन्होंने कहा था कि जीवन में आप किसी को एक बार ठग सकते हैं, 2 बार ठग सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं ठग सकते। लेकिन मैंने उस टिप्पणी को आगे बढ़ाया कि जो राजनेता लोगों को जिंदगी भर ठग सकता है वही राजनेता होता है, 2-3 बार के तो फिर वो राजनेता नहीं होते, चलता हुआ काम वाले हो सकते हैं। शर्मा जी, बीजेपी का संगठन अब जमीन पर जाकर फीडबैक लेने की कोशिश कर रहा है, उसमें प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव से लेकर सह प्रभारी रमाशंकर कठेरिया और बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा सब जुट गए हैं। आपको लगता है कि सरकार के फीडबैक के बाद संगठन भी एक्टिव हो गया है, ये क्या भाजपा की घबराहट है या फिर ये उनकी आदत में है संगठन का इतने नीचे स्तर तक जाना? अगले दौर की बातचीत में जरूर पूछूंगा मैं कि संगठन की क्या स्थिति है। शर्मा जी, भाजपा का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं अच्छा मजबूत संगठन है, और सरकार और संगठन में तालमेल की कवायद हमेशा होती रही है। ये जो ताजा घटनाक्रम घटा है, बैठकें हुई हैं, जो निर्देश दिए गए हैं वरिष्ठ अधिकारियों ने भी, इसमें सरकार भी सहभागी रही, इसमें सरकार और संगठन दोनों के तालमेल के साथ काम करने की ये रणनीति है। अगर आपने देखा होगा तो कई बार सरकार को लेकर के इनकम्बेंसी होती है, उस इनकम्बेंसी के कारण कार्यकर्ता में थोड़ा सा उत्साह कम रहता है। तो मैं समझता हूँ पिछली बार के जो 2018 के जो चुनाव थे, उससे भाजपा थोड़ा सबक लेकर के ये कोशिश कर रही है, अभी चूंकि जितने भी महीने बचे हुए हैं, ये कोशिश कर रही है कि संगठन और सरकार दोनों साथ साथ चले, और कहीं अगर कोई इनकम्बेंसी सामने आती है तो उसको सरकार और संगठन, जो वरिष्ठ संगठन के पदाधिकारी हैं, वो मिलकर के दूर कर ले और कार्यकर्ता काम में लगे। मैं समझता हूँ ये चुनाव की तैयारी के लिए एक अच्छी रणनीति है, और पिछले चुनाव के सबक के साथ ये रणनीति है। दरअसल बीजेपी एक और संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है, वो है पीढ़ी परिवर्तन का। अभी पिछले चुनाव तक तो हम इनकम्बेंसी की बात कर सकते थे, इनकम्बेंसी के साथ साथ पार्टी के भीतर भी इनकम्बेंसी है। पुराना कार्यकर्ता किनारे हो गया, नया कार्यकर्ता मुख्यधारा में आया। उसी के चलते 16 नगर निगम में से बीजेपी 7 नगर निगम चुनाव हार गई और 2 बड़ी मुश्किल से जीती है। वैसे तो 9 का आंकड़ा होता है, लेकिन 16 में से 7 हार जाना ये भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके पहले शायद कभी ऐसा हुआ नहीं, हमें याद नहीं पड़ता है। मैं लौटूंगा आपके पास कि ये मामला सिर्फ इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, सरकार और संगठन का भी नहीं है। अब इसमें संगठन ने भी जो एक पीढ़ी परिवर्तन का जो काम किया था
उसको भी ठीक से हैंडल करने की बात है। मैं लौटता हूँ एक आम शहरी के नाते, एक आम जनता के आदमी के नाते जो हमारे साथ कमल राठी जी मौजूद हैं। राठी जी, आप बीजेपी कांग्रेस की इन सारी कवायद को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि भाजपा सच में घबराई हुई लगती है आपको, या वाकई वो उसकी आदत है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाना और ये उनकी एक सहज प्रक्रिया है? नहीं, मुझे लगता है कि भाजपा की यह सहज प्रक्रिया है। वो 12 महीने और जितना भी समय होता है वो सभी समय चुनाव की प्रक्रिया में और अपने कार्यकर्ता को व्यस्त रखने की एक उनके यहाँ नीति निर्धारण होता है। मतलब कार्यकर्ता उनके यहाँ कभी फ्री नहीं होता है। जो हम देखते हैं, हम तो भोपाल में रहते हैं और चीज़ों को काफ़ी करीब से, चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो राजनीतिक लोग भी टच में आते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि निरंतर कोई ना कोई एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। आप जाओ मत जाओ, बुलाती रहेगी। लेकिन कभी भी कांग्रेस की ऐसी कोई गतिविधि मैंने, जैसे हम तो अर्रा कॉलोनी में रहते हैं भोपाल में, तो कोई ऐसी गतिविधि मैंने कभी कांग्रेस की नहीं देखी है। भाजपा की जरूर, मतलब कुछ ना कुछ कार्यक्रम होगा, वो किसी ना किसी नाम से बुलाएंगे। कुछ नहीं हुआ तो कोई खेल हो रहा है उसी में बुलाएंगे आपको। कहीं ना कहीं आपसे एक संवाद, टच बनाए रखने का प्रयास उनका निरंतर जारी रहता है। लेकिन आप ये देखेंगे, इसके अलावा जो मैं देखता हूं कि भाजपा का जो वर्किंग पैटर्न है, मतलब जो हम टीवी के न्यूज़ के माध्यम से और ये सब देखते हैं, तो उनका वर्किंग पैटर्न में ही है कि वो हमेशा बूथ लेवल तक और पेज लेवल तक, जैसे अभी वोटर कार्ड बनने का काम हो रहा था नामकरण का, उसमें भी हमारे संपर्क में भाजपा के लोग आए, कांग्रेस का एक भी नहीं आया कि भाई आपका नाम है, कट गया, जुड़ गया। तो मुझे लगता है बहुत बारीकी से छोटे छोटे लेवल पे इनको ट्रेनिंग दे के ये काम किया जाता है। बिल्कुल। शायद कांग्रेस बहुत साल सत्ता में रही तो उनका कार्यकर्ता अब नेता बन गया, तो वो अभी भी फील्ड पे काम करने का इच्छुक नहीं है। बिल्कुल। भाजपा ने अपने कार्यकर्ता और नेता में कोई डिफरेंशिएट जरूर रख रखा है, तो वो निरंतर कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी के बहाने एक आम जन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। शर्मा जी, दरअसल कांग्रेस के भीतर जनता से संवाद करने का तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कार्यकर्ताओं से संवाद करने के मामले में कमलनाथ जी की तुलना में अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा संवाद करते हैं और कार्यकर्ताओं को वो मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। पिछले चुनाव में भी जब 2018 में हुआ था तब कमलनाथ तो चेहरे के रूप में थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का, नाराज लोगों को मनाने का काम दिग्विजय सिंह करते आए हैं। तो ये कांग्रेस के भीतर तो दिखता है कि सिर्फ कमलनाथ अगर रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है, जब तक कि दिग्विजय सिंह इस कांग्रेस की जो गाड़ी है उसके दूसरे पहिए के रूप में काम ना करें। अभी तो वो भारत जोड़ो यात्रा के चलते मध्य प्रदेश के सीन से बाहर है। कमलनाथ और कांग्रेस का, भाजपा का मुकाबला इस समय है, वर्तमान में हम बात करें तो कमलनाथ और बीजेपी की अगर बात करेंगे तो कमलनाथ एक तरह से चैम्बर पॉलिटिक्स के मास्टर हैं, वो मैनेजमेंट के मास्टर हैं, लेकिन बीजेपी का तो संवाद, जैसा राठी जी भी बता रहे हैं कि वो कार्यकर्ताओं को जोड़ती है, जनता से संवाद करती है। इस तुलना में कांग्रेस कहां आपको ठहरती हुई दिखती है भाजपा के मुकाबले? यदि ये सवाल मुझसे है तो मैं ये कहूंगा जी, हाँ, क्योंकि शर्मा जी का मतलब रमेश जी, वो सीनियर है ना, मैं तो सुरेश ही हूँ। चर्चा के क्रम में आप ही आते हैं पहले, बाद में शर्मा जी। जी हाँ, नहीं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कमलनाथ जी जो है वो काठ की हंडिया एक बार चढ़ चुके हैं, क्योंकि उनका जो हव्वा था वो हव्वा था कि वो केंद्र सरकार में बहुत अच्छे मंत्री के रूप में ख्यात हैं, और थे भी, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने विदेशों में भी भारत के परचम को लहराने की कोशिश की है, वो भी सच है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो लेकिन उन्होंने प्रादेशिक प्रबंधन का कभी काम नहीं किया। सरकारें कैसे चलती हैं, यानी सरकार का हिस्सा बनना और सरकार का संचालन करना बेसिक अंतर है। तो कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में आए तो इनका एक बड़ा ओरा था, बड़ा नाम था, बड़ा सब कुछ था, और उन्होंने बड़ा एक वादा कर दिया था किसान कर्ज माफी वाला। तो मुझे लगता है वो काठ की हंडिया एक बार चढ़ चुकी है। दूसरा, मैं हमेशा एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा छोटा दिमाग, छोटी सोच जो भी मेरा है, मैं उसके हिसाब से सोचता रहता हूं। तो मैंने ये महसूस किया है कि कमलनाथ जी कोई जनता को संबोधित करने वाले नेता नहीं है। जनता को वो समझा देंगे कोई बात, वो क्षमता मुझे कमलनाथ जी में कभी नहीं लगी। मुझे क्या लगा कि वो एक जुमला फेंकते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में डाल के चले जाते हैं। मैं 2003 की उस संकल्प यात्रा में उस बात का उल्लेख बार बार करता हूं कि उन्होंने कहा कि जाम सांवली के मंदिर में अंडे से युक्त केक चढ़ा दिया गया।
ये जुमला है, ये स्पीच नहीं है, ये जनता को कन्वेंस करने का मामला नहीं है, ये जनता में कंट्रोवर्सी खड़े करने का मामला है। अभी आप देखिए कि मुझे एक ने सवाल पूछा कि आप ये बताइए मध्य प्रदेश की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर कमलनाथ क्यों नहीं बोले। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये लगा है कि शायद कमलनाथ को लंबा भाषण देना नहीं आता और तथ्यों के साथ बात करना नहीं आती, उन्हें तर्कों के साथ बात करना नहीं आती, केवल जुमले के साथ बात करना आती है। और वो केवल कंट्रोवर्सी का जुमला छोड़ते हैं, उसके बाद वो मीडिया की सुर्खियां पा लेते हैं और उसके बाद वो साइड में चले जाते हैं। आप देखिए शिवराज जी के भाषण को देखिए, आप नरोत्तम मिश्रा जी के भाषण को देखिए, आप और अन्य लोगों की। मैं तो कई बार ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी का जो भाषण होता है उसके अंदर ठीक है वो थोड़ा भटक जाते होंगे, लेकिन कुछ न कुछ मुद्दा लेके आते हैं और उस मुद्दे पर वो कंटिन्यू बोल सकते हैं। लेकिन मैंने कमलनाथ जी को कभी भी इस टाइप से बोलते हुए नहीं देखा कि वो जनता को प्रेरित कर दे। इसलिए पहली बात मैं ये कहता हूं कि काठ की हंडिया एक बार चढ़ चुकी है, दूसरी बार वो हंडिया चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ जी के रहते हुए कांग्रेस पार्टी लगभग माइनस हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे युवाओं को निपटा दिया। आप सबसे पहले अरुण यादव जी को देखिए कि उनको उन्होंने साफ किया, उसके बाद अजय सिंह जी को उन्होंने साफ किया, उसके बाद विधानसभा में अपने विधायक को अपमानित करने का काम उन्होंने जीतू पटवारी के रूप में किया। उसके बाद उन्होंने जो कहे एक अंत में ये बचे थे, दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के धरने के सामने ही निपटा दिया था। और उसके बाद जो रहे गोविंद सिंह जी जो सीनियर मोस्ट माने जाते थे, उन्होंने उस अविश्वास प्रस्ताव को जो हमेशा एक जनमानस में एक वातावरण बनाने का काम करता है। सरकारें मैं मानता हूं अविश्वास प्रस्ताव से सरकारें नहीं गिरा करती हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से सरकार का जो अवमंडल बना हुआ है उसको भेदन किया जाता है। तो यहां आकर के भी उन्होंने गोविंद सिंह को निपटाने की ज्यादा कोशिश की, कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। यानी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के वन मैन शो रहे। अब कांग्रेस ही नहीं रहेगी डंकी तो वन मैन शो बन के क्या कर लेंगे। अनेकों कांग्रेस के लोगों से लेकिन मैंने ये भी सवाल किया था कि कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के मामले में कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की बड़ी भूमिका है और 2018 में लोगों ने इसको महसूस भी किया था, क्योंकि वो जब राघवेंद्र जी 2018 में दिग्विजय सिंह जी ने कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बनाने का काम किया था ताकि वो गुटबाजी की लड़ाई न लड़े और एक दूसरे की जो है लुटिया डुबोने का काम नहीं करे। वो एक समन्वय किया था। लेकिन अब तो जब दिग्विजय सिंह की लुटिया डुबोने पर कमलनाथ लगे हुए हैं, तब आप कैसे मानोगे कि दिग्विजय सिंह इनको दोबारा से राज सिंहासन पर बैठा देंगे। और मैं तो एक नई बात कहता हूं राघवेंद्र जी, आप और रमेश जी, भाई साहब हमारे इतने सीनियर हैं कि आपके सामने राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से एक टिप्पणी करता हूं। मुझे तो कई बार ये लगता है कि कमलनाथ जी एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और उन्होंने उस व्यापार के अंतर्गत अपने आप के नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लगाने के लिए कहीं न कहीं कोई समझौता किया होगा, तब वो अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री लगा पाए। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को इस लायक नहीं छोड़ा कि कभी वो शिवराज जी के सामने खड़ी हो जाए। तो मुझे लगता है कि शिवराज जी से कोई न कोई इनकी बात हुई होगी, मुझे पूर्व मुख्य बना दो। 5 ही तो अंतर था। चलिए बीजेपी तो विजयवर्गीय ने तो बोल ही दिया कि हम चाहते तो सरकार उसी समय बना लेते। बीजेपी में तो ये भी कहा जाता है कि नाम तो कांग्रेस का है लेकिन कमलनाथ जी में तो कमल भी तो जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन इस पर हम बाद में जाएंगे। शर्मा जी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का जो कॉम्बिनेशन है वो जब तक मजबूत रहेगा तब तक बीजेपी को चुनौती मिलती रहेगी, क्योंकि मैनेजमेंट के मामले में कमलनाथ को बेहतर माना जाता है और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के मामले में, समन्वय के मामले में दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई लीडर उनके पास है नहीं। आपको लगता है कि भाजपा की जो कवायद है इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रखकर जमीनी स्तर पर हो रही है, इसमें आपकी राय? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। दिग्विजय सिंह जी एक प्रकार से जन नेता है, उनका कार्यकर्ताओं से संपर्क है। और 2018 में कांग्रेस को जो 114 सीटें मिली थी उसमें दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तो दिग्विजय सिंह जी की जो नर्मदा यात्रा थी, उस नर्मदा यात्रा की आप पट्टी में देख लीजिए, वहां कांग्रेस का वोट बढ़ा है और उनकी सीटें भी बढ़ी हैं। दूसरा, योजना पूर्वक कमलनाथ जी ने ग्वालियर और चंबल संभाग में जाकर के कहा कि मैं ज्योतिरादित्य जी का नाम प्रस्तावित करूंगा मुख्यमंत्री के लिए, तो कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ सीटें मध्य भारत क्षेत्र में मिली। इन दो कारणों से कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो लेकिन फिर भी ये आपसे मैं सहमत हूं कि दिग्विजय सिंह जी को लेकर के कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के मन में या परिस्थिति ऐसी जो हो, उनकी छवि को गिराने का निरंतर काम होता चला जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर ये दोनों तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे, आपने सही कहा कि कमलनाथ जी रणनीतिकार बहुत अच्छे हैं। और आपको अगर याद हो, जिन दिनों आपातकाल था
तो वो जो टीम थी जिसको किचन कैबिनेट कहा जाता था, कमलनाथ जी संजय गांधी की क्लोज टीम के मेंबर थे और मीडिया को मैनेजमेंट करने का काम भी उनके पास था। 2-3 अखबारों के तो उनको प्रबंधक मंडल में लिया गया था उस समय। तो कुल मिलाकर के वो बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, जननेता नहीं है। लेकिन कांग्रेस ये बराबर कोशिश कर रही है कि कमलनाथ जी भी जननेता बने। इस समय नेता प्रतिपक्ष भले गोविंद सिंह हो, लेकिन टीवी की हर डिबेट में कांग्रेस का हर नेता कमलनाथ जी के लिए भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक निश्चित रणनीति के तहत कमलनाथ जी को जननेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये बात मुझे लग रहा है कि भाजपा अच्छी तरीके से जानती है। इसलिए ये जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों से उनकी कवायद है, मुख्यमंत्री की अचानक खूब सारे दौरा यात्राएं भी समझ लीजिए, संगठन के पदाधिकारियों की भी यात्रा समझ लीजिए, ये जो निचले स्तर की यात्राएं है या जनजातीय शोभा यात्रा भाजपा ने निकाली, ये जो यात्राएं हैं, ये मैं समझता हूँ कांग्रेस की इसी रणनीति को काट करने के लिए भाजपा इसको अपना रही है। अब देखना यह है कि कौन, यदि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में जो स्थिति अभी है वो बनी रही, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को, मैं सुरेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस को उससे कुछ लाभ होगा। लेकिन अगर वो तालमेल बिठाने में रहे तो मैं समझता। एक बात इसमें यह है कि कमलनाथ ने अभी से कई विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी बनेंगे उन नेताओं को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि वो काम करें। इसका मतलब कि उन्होंने तो अपने प्रत्याशियों को हरी झंडी दे दी है कि आप काम करिए, ताकि एन वक्त पे झगड़ा ना हो कि भाई कौन टिकट का दावेदार है कौन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इससे उनकी कई सारी दिक्कतें कम हो जाएंगी। पहले से नेता को ये बताने से कि आप यहाँ से लड़ेंगे तो वो अपना काम करता है, और दूसरे नेता भी समझ जाते हैं कि इनको टिकट मिलने वाला है, तो वो जो नाराजगी का मामला है वो भी उस समय रहते मेरे ख्याल से सुधर सकता है। एन वक्त पे कई बार असंतोष भड़कता है और फिर वो मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। इस मामले में कमलनाथ थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। शर्मा जी कहा ये थोड़ा सा वो कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यदि आप देखेंगे कि कांग्रेस को 114 सीट तो मिली थी, हाई कमान ने कमलनाथ जी का नाम भी फाइनल कर दिया था, लेकिन विधायकों में उनका बहुमत नहीं था। तो मैं समझता हूँ उस बात को ध्यान में रख करके कमलनाथ जी ने अभी से उम्मीदवारों का चयन करना शुरू कर दिया, ताकि अगर बाय द वे कांग्रेस बहुमत में आती है तो उनको ऐसा ना हो कि केवल हाई कमान के भरोसे ही रहें। जैसा कि राजस्थान में विधायकों का बहुमत मुख्यमंत्री के साथ है, वो ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनके लोगों को टिकट मिले, और वही जो सुरक्षित सीटें हैं कांग्रेस की, मोटे तौर पर हम 2 तरह से सीटों को 3 तरह से ले सकते हैं। एक सीट वो जहां राजनीतिक दल मजबूत होता है, दूसरा सीट वो जहां राजनीतिक दल कमजोर होता है, और तीसरी सीट वो यहाँ दोनों राजनीतिक दलों की टक्कर हो सकती है। तो जो कांग्रेस की सुरक्षित सीटें मानी जाती हैं या जहां टक्कर देकर के आगे निकल सकते हैं, मान करके चलिए इन 2 प्रकार की सीटों पर कमलनाथ के समर्थक उम्मीदवार ही रहेंगे। तो वो रणनीति पर। शर्मा जी, समय की कमी, सिर्फ एक छोटा सा सवाल और छोटा सा उत्तर। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में अगर टिकटों को लेकर विवाद हो गया तो फिर कांग्रेस का सरकार के निकट आना भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा लगता है, क्योंकि ये स्थितियां तो दोनों में टकराव उत्पन्न करेगी आगे जाकर। ये निश्चित रूप से ये बात आपने सही कही, ये स्थिति टकराव उत्पन्न करेगी, लेकिन अब देखना यह है कि कांग्रेस इससे कैसे निपटती है। बिल्कुल, इसमें एक आम कार्यकर्ता के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, कमल राठी जी, आपका क्या मानना है? मामला राजनीति का बड़ा पेचीदगी भरा होता है, लेकिन जो कुछ आपने हमारे विशेषज्ञ पत्रकारों से सुना, आपको क्या लगता है क्या स्थितियां बनेंगी? नहीं, बिल्कुल इसमें वही है कि जो पार्टी फील्ड तक काम करेगी, सत्ता में जो है वो लोक लुभावन वादे अभी से करना चालू करेगी, लेकिन दूसरी पार्टियों को, जैसे हम दिल्ली में देख रहे हैं, एक सही एजेंडा के साथ आम आदमी पार्टी ने काम किया तो आज काफ़ी आगे तक बढ़ी और बहुत कम समय में बढ़ी है। बिल्कुल। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई। इससे भी मुझे लगता है जैसे बिजली की कीमतें मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, तो कांग्रेस को उसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि आम जनता से जुड़ा मुद्दा, ऐसे कई मुद्दे हो सकते हैं जिसमें उन्हें आगे आके जब तक काम नहीं करेंगे तो वो पीछे ही रहेंगे और भाजपा हमेशा आगे। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी अगर आती है तो मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस संघर्ष के रास्ते पर कम जाती है, जुगाड़ की तरफ जा जाती है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश शर्मा जी आपका भी, सुरेश जी आपका भी, राठी जी आपका भी साधुवाद कि आपने बखबर की चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर भाजपा सक्रिय है और कांग्रेस में किस तरह की गुटबाजी होगी ये देखने वाली बात होगी। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।